नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज फेसबुक लाइव के जरिए राज्य की जनता को संबोधित करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कोरोना काल में अपनी सरकार की ओर से किए गए कार्यों को सराहते हुए कहा कि हमने संकट का मजबूती के साथ सामना किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी दुश्वारियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस सबके बावजूद मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहेब की शिवसेना और आज की शिवसेना में कोई अंतर नहीं है। उद्धव ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बागी विधायकों को संदेश दिया कि यदि वह आकर अपनी बात मेरे सामने रखें और कहें कि इस्तीफा चाहिए तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इस बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र के 40 विधायक उनके साथ गुवाहाटी आए हैं और वे सभी पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे के शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बने रहने को लेकर 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाले शिवसेना विधायक दल के प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया है। शिवसेना के बागी विधायकों ने विधायक दल की एक बैठक की जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव पर 34 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। भारत गोगावाले को एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के चलते विधानसभा को भंग किया जा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 26-27 जून को जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर शोल्स एलमाउ जाएंगे, जिसमें यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। हम आपको बता दें कि G7 समूह दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का समूह है जिसकी अध्यक्षता अभी जर्मनी कर रहा है। इस समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई अन्य शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान यूएई के नए राष्ट्रपति और अबू धाबी का शासक चुने जाने पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को बधाई भी देंगे। मोदी 28 जून की रात को ही यूएई से देश वापस लौटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से आग्रह किया है कि उनकी पेशी की तारीख को कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ाया जाए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी को कोविड और फेफड़े में संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती होने के बाद चिकित्सकों ने अब घर पर आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष ने आज ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी पेशी की तिथि को अगले कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए। हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में 23 जून को तलब किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की नई अग्निपथ योजना को देश और सेना के साथ मोदी सरकार का नया धोखा और सेना को कमजोर करने वाला कदम करार देते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानूनों की तरह इस योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में उनसे प्रवर्तन निदेशालय की 5 दिनों तक चली पूछताछ के दौरान एकजुटता प्रकट करने के लिए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि कानपुर और प्रयागराज में अवैध ढांचों को नगर निकायों द्वारा कानून के अनुसार गिराया गया था और पैगंबर मोहम्मद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की टिप्पणी के बाद हुए हिंसक विरोध में शामिल आरोपियों को दंडित किए जाने से इसका कोई संबंध नहीं था। मुस्लिम निकाय जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा दाखिल याचिकाओं के तहत दायर हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि आवेदनों में जिस विध्वंस का जिक्र किया गया है वे स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए हैं और वे राज्य प्रशासन से स्वतंत्र वैधानिक स्वायत्त निकाय हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ जाने पर एक निर्माणाधीन पुल की शटरिंग और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का 150 फुट लंबा खंड पानी में बह गया। अधिकारियों ने बताया कि रामबन और उधमपुर जिलों में भूस्खलन के कारण लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी रणनीतिक महत्व का मार्ग बंद रहा, जिससे बड़ी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले से जोड़ने वाली मुगल रोड पर भी भूस्खलन के कारण यातायात बाधित है। अधिकारियों ने कहा है कि चूंकि राजमार्ग यातायात के लिए बंद है, इसलिए फंसे हुए यात्रियों को भोजन और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।
केंद्र ने राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों से लैस Z+ सुरक्षा प्रदान की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सशस्त्र दस्ते ने बुधवार तड़के द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। भाजपा अध्यक्ष की ओर से द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को मुर्मू की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए वीआईपी सुरक्षा दल तैनात करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा स्थित अर्धसैनिक बल के करीब 14 से 16 जवानों की एक टुकड़ी ने मुर्मू की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। वे राज्य या देश में कहीं भी यात्रा के दौरान उनके साथ रहेंगे। हम आपको बता दें कि देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा और इसके परिणाम 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पूर्वी अफगानिस्तान के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र के पास आए शक्तिशाली भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी और कहा कि मृतक संख्या अभी और बढ़ सकती है। अफगानिस्तान के आपात सेवा के अधिकारी शराफुद्दीन मुस्लिम ने संवाददाता सम्मेलन में मृतक संख्या की जानकारी दी। इससे पहले समाचार एजेंसी बख्तर के महानिदेशक अब्दुल वाहिद रयान ने ट्वीट किया था कि पक्तिका में 90 मकान नष्ट हो गए हैं और कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप में काफी संख्या में लोगों के मारे जाने पर शोक प्रकट किया है और जरूरत की इस घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों को सहायता और समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अनुभवी दिनेश कार्तिक हाल में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत ताजा जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 108 पायदान की बड़ी छलांग लगाकर 87वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि युवा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहे। किशन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला में 2 अर्धशतक जड़े थे और उन्होंने 41 के औसत से कुल 206 रन बनाए थे। इस फॉर्म की बदौलत बाएं हाथ के क्रिकेटर को बल्लेबाजों की ताजा जारी T20 रैंकिंग में 1 पायदान का फायदा हुआ और वह 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। कार्तिक इंडियन प्रीमियर लीग के 5वें सत्र से ही शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला में कुछ तेज तर्रार पारियां खेली। पिछले 2 कार्यवाही सत्रों में तेजी के बाद घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को भारी गिरावट दर्ज की गई और बीएसई सेंसेक्स 709 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी के कारण बाजार में गिरावट आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 709.54 अंक यानी 1.35% की गिरावट के साथ 51,822.53 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 225.50 अंक यानी 1.44% गिरकर 15,413.30 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।